हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन ऐप पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन ये जो है आपके डाउट क्लियर की जो सीरीज चल रही है उसी में अपन आगे बढ़ते हुए आज यहाँ पे आपके कुछ नए डाउट्स उठाते हैं और बहुत ही कॉमन से डाउट है, काफ़ी बच्चों के ये डाउट है। तो यहाँ पे जो है अपन ने लगभग जो है 12 डाउट्स फिर से अपन उठाए हैं और आज इनके ऊपर जो है वन बाय वन अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। और ये जो है बहुत ही कॉमन डाउट्स है दोस्तों। और मेन बात यहाँ जो है ट्रांसफ़र से रिलेटेड है और साथ में जो है आपके ट्रेनिंग में जो यूनिफॉर्म वगैरह है, आपका जो ग्रेड पे 5400 जो है कब तक मिलेगा, और आपका जो है सीनियर सीसीटीसी और गुड्स गार्ड में से आपको जो है कौन सी पोस्ट कैसे मिलेगी, इसके बारे में सारा कुछ अपने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग यहाँ पे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ जो है आप तक पहुँचती रहे। तो चलो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में जो है काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रखे हैं। तो यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन का जो दोस्तों एक जनरल सा जो है डाउट है सभी में कि पुलिस वेरिफिकेशन जो है रेलवे खुद करवाएगा या हमें करवाना है। तो देखो, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ भी नहीं करना है, कि रेलवे का काम है, रेलवे आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन करवाएगी। और वो जो है कब करवाएगी, कैसे करवाएगी, सारा कुछ जो है उसकी हेडेक है। यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल भी इसकी टेंशन नहीं लेनी है। और पुलिस वेरिफिकेशन का जो है कैसे होता है, इसके ऊपर मैंने जो है एक कंप्लीट वीडियो अलग से बना रखा है, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जो है वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए और मेन बात जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन जो होगा वो उसी एड्रेस पे होगा जो एड्रेस जो है आप अटेस्टेशन फॉर्म में डालोगे। तो आपने जो है आज तक किसी भी फॉर्म में कोई सा भी एड्रेस डाल दिया हो, चाहे आपने एक परमानेंट वाला या प्रजेंट वाला या कोई भी गलत एड्रेस भी डाल दिया हो, तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास में जो है एक मौका है, उसको सही कर ले। अटेस्टेशन फॉर्म में जो है आप सही एड्रेस डालें। आपका अटेस्टेशन फॉर्म है उसी के अकॉर्डिंग आपकी सारे आगे की जो प्रक्रिया होगी उसी के अकॉर्डिंग होगी। अब वहाँ पे जो भी डिटेल डालोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका जो आगे का काम है सारा होगा। तो वहाँ पे आप जो भी एड्रेस डालोगे उस पर जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। और इसकी जो है एक सिंपल सी प्रक्रिया है पुलिस वेरिफिकेशन की। आप जो है आपके जो नंबर डालोगे आप अटेस्टेशन फॉर्म में, तो वहाँ पे जो है आपके पास में कॉल आ जाएगा। और या तो आपके जो है कॉल आके पुलिस वाले आपसे पूछ लेंगे कि आप जो है कहाँ पे हैं, आप प्रेजेंट एड्रेस पे हैं या परमानेंट एड्रेस पे, जहाँ भी है। तो वो आपको जो है बुला लेंगे थाने के अंदर ही, और आपको जो है 2 गवाह लेके जाना है। तो मतलब 2 गवाह चाहिए उनको, गांव के आपके आसपास के जहाँ भी आप रहते हो वहाँ के उनको गवाह चाहिए, और वो 2 गवाह के साइन लेंगे बस। इससे ज़्यादा जो है कुछ भी इंक्वायरी आपकी नहीं होगी। और अगर आप जो है हो सकता है आपके घर भी आ जाए वो, और ये हो सकता है आपको थाने में बुला ले, तो वो काम जो है सारा कुछ रेलवे का है। इसमें आपको जो है कुछ भी हेडेक नहीं करनी है। और इसमें यह भी ज़रूरी नहीं है कि कैंडिडेट का जाना ही ज़रूरी है। अब मान लो कुछ जो लोग कह रहे हैं कि सर जब हम तो ट्रेनिंग में रहेंगे और पीछे से अगर पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो फिर क्या होगा। तो देखो, पुलिस वेरिफिकेशन में आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पुलिस वेरिफिकेशन आपके घर वाले भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो पुलिस वेरिफिकेशन जो आपका होगा वो आप जो है ट्रेनिंग पे होंगे तब भी हो सकता है, या आप ट्रेनिंग जाने से पहले भी हो सकता है। तो हमारा जो है हमारा तो जब हम ट्रेनिंग पे थे तभी हुआ था, तो बहुत ईजीली हो गया था, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो इसके बारे में आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन आपका जो है आराम से हो जाएगा जब भी होना होगा। इसके बाद में बात करते हैं अपन ओवन रिक्वेस्ट, म्यूचुअल और स्पाउस ट्रांसफ़र से सीनियरिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, ये भी बहुत ही जेन्युइन सा डाउट है कि इसमें जो है जब आप आपका जो ट्रांसफ़र के लिए आप अप्लाई करोगे और आपका ट्रांसफ़र हो भी जाता है, तो उससे जो है आपकी सीनियरिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो, ऑन रिक्वेस्ट से आपका जो है अलग फ़र्क पड़ेगा, म्यूचुअल से आपका अलग फ़र्क पड़ेगा, और स्पाउस का इसका ऑन रिक्वेस्ट का जो है सेम रहेगा। बाकी म्यूचुअल में थोड़ा सा अलग है। तो अपन तीनों में जो है यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे कि मान लो आप चेन्नई डिवीज़न से आप जो है चेन्नई बोर्ड से लग गए। अब चेन्नई बोर्ड से आप जो है अजमेर में आना चाह रहे हो, तो अपने पास में 3 तरीके हैं अजमेर आने का। तो सबसे पहला तो है ऑन रिक्वेस्ट। तो देखो, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ऑन रिक्वेस्ट जो है आप अगर रेलवे चेंज कर रहे हो, यानी कि जैसे कि जोन चेंज कर रहे हो, आप चेन्नई जोन से आप अजमेर जोन में आना चाह रहे हो, तो आप जो है इसके लिए आपकी एक टाइम बाउंडेशन है, उससे पहले आप जो है प्रायोरिटी नहीं लगा सकते। तो अभी तक तो ये 5 ईयर्स चल रही थी कि आपको 5 ईयर्स जो है चेन्नई बोर्ड में आपको ड्यूटी करनी होगी, उसके बाद में जो है आप ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हो। अब जो है सुनने में आ रहा है और एक लेटर भी जारी हुआ था कि ये जो 5 साल है इसको बढ़ा के जो है 10 साल किया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये इफेक्ट में नहीं आया है, तो जैसे ही अगर इफेक्ट में आता है तो आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ये जो है ये आपकी टाइम लिमिट हो गई अगर आप जोन चेंज करके आते हो तो।
जोन चेंज करके, जैसे अजमेर में आ रहे हो आप चेन्नई से, तो आपको वहाँ पे चेन्नई के अंदर आपको जो है 5 या 10 साल जो भी उसकी लिमिट है वहाँ पे आपको ड्यूटी करनी होगी। उसके बाद जो है आपकी चेन्नई से अजमेर के लिए प्रायोरिटी लगेगी, और प्रायोरिटी जो है ज़रूरी नहीं है क्लियर आपकी 10 साल भी लग जाए प्रायोरिटी क्लियर होने में, और 10 साल से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इससे आपका जो ट्रांसफ़र होना बहुत ही न के बराबर होगा, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा यहाँ पे। तो दोस्तों, और साथ ही मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ऑन रिक्वेस्ट, जैसे कि दूसरा तरीका हो गया ऑन रिक्वेस्ट का, जैसे कि आप जो है अपने अजमेर में ही हो, अजमेर जोन के अंदर ही हो, और अजमेर जोन के अंदर ही आपके जो है 4 डिवीज़न है, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर, जयपुर। इनमें से आप एक दूसरे में कहीं जाना चाहते हो तो यहाँ पे टाइम बाउंड की लिमिट नहीं है। यहाँ पे आप जो है ज्वाइनिंग के तुरंत बाद जब स्टेशन अलॉट हो जाएगा आपको, तो आप वहाँ पे तुरंत जो है आप इसके लिए ट्रांसफ़र लगा सकते हो। जैसे जयपुर में आप हो और अजमेर आना चाह रहे हो, तो आप जो है ऑन रिक्वेस्ट डाल सकते हो। यहाँ पे आपके जो है टाइम लिमिट नहीं रहेगी। रेलवे यानी जोन अगर चेंज करोगे तो ऑन रिक्वेस्ट में टाइम लिमिट रहेगी। और दोस्तों, ऑन रिक्वेस्ट में जब ट्रांसफ़र होकर आप जाओगे, चाहे तो आप एक ही डिवीज़न के अंदर जाओ, जयपुर से अजमेर, या फिर जो है चेन्नई से आप जाओ अजमेर, तो इस दोनों ही केस में आपकी जो है बॉटम सीनियरिटी में आपको जो है आना पड़ेगा। यानी आप जो है चाहे वहाँ पे 4600 ग्रेड में होंगे, एसएस बने होंगे चेन्नई में, और जब आप अजमेर आओगे ऑन रिक्वेस्ट से, तो आपको जो है 4200 में ही आना होगा। यानी यहाँ पे आप जो है सबसे जूनियर हो जाओगे। तो ये जो आपकी बॉटम सीनियरिटी यहाँ पे रहेगी, इसी प्रकार डिवीजन में भी आपके यही लागू रहेगी। तो ऑन रिक्वेस्ट से आपको जो है बॉटम सीनियरिटी मिलेगी। इसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफ़र की। तो देखो, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आप सभी को पता ही है, एक पर्सन रहता है, उसके बदले ना पर्सन चेंज होता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो है बंदा अजमेर का है, ये चेन्नई का है, ये आपस में जो है म्यूचुअल पे आना जाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो है आपका ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन करोगे, वो आप ट्रेनिंग के तुरंत बाद जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो दोनों तरफ से ये कार्यवाही होगी आपके। तो सारी कुछ प्रक्रिया मैं आपको बाद में बता दूंगा कि स्पाउस पे जो है कौन से फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं, और जो है ट्रांसफ़र कितने कैसे होता है, इसमें क्या क्या प्रक्रिया है। तो यहाँ पे म्यूचुअल के अंदर जो है आपका मैक्सिमम 6 मंथ, यानी 6 मंथ तो आपके जो मैक्सिमम है, कम से कम कई जगह तो इसको 2 से 3 मंथ के अंदर भी आपको जो स्पेयर कर देते हैं, आपका जो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अभी जो आपको कोई अगर म्यूचुअल मिलता है साथी, तो अभी आप उससे कांटेक्ट करके रखिए। जैसे आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, तो आप जो है म्यूचुअल के लिए फाइल लगा देना। तो यहाँ पे म्यूचुअल के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। म्यूचुअल आप डिवीजन टू डिवीजन भी कर सकते हो, और आप जोन से जोन भी कर सकते हो। जैसे कि आप जो है चेन्नई जोन से आप में अजमेर जोन में आना चाह रहे हो, तो म्यूचुअल आपका जो है दोनों केस में हो जाएगा। और यहाँ पे जो दोस्तों म्यूचुअल के अंदर अगर सीनियरिटी की बात करें, तो जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है मान लो अजमेर में किसी बंदे को जो है 5 साल की सर्विस है, और चेन्नई के अंदर उसकी जो है, चेन्नई डिवीजन के अंदर उसकी जो है 10 साल की सर्विस है। तो ये 10 साल वाला सर्विस वाला अगर इस 5 साल वाले सर्विस की जगह आएगा, तो इसको तो जो है 5 साल वाले की सीनियरिटी मिल जाएगी। यानी इसकी जो सीनियरिटी है वो इस 10 साल वाले को मिल जाएगी। लेकिन ये 5 साल की जो सर्विस किया हुआ है अजमेर के अंदर, ये चेन्नई डिवीजन में जाएगा, तो इसको जो है बॉटम सीनियरिटी में जाना होगा। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब यह है, दोनों में से जो सीनियर रहेंगे, दोनों में से जो सीनियर रहेगा 10 साल वाला, इसको तो जूनियर वाले की सीनियरिटी मिल जाएगी। लेकिन जो जूनियर है उसको सीनियर वाले की जो है सीनियरिटी नहीं मिलेगी, उसको बॉटम सीनियरिटी में ही जाना होगा। तो ये इस यहाँ पे जो है सीनियरिटी का काम ये हो गया म्यूचुअल के अंदर। तो म्यूचुअल के अंदर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, और यहाँ पे जो सीनियरिटी मिलेगी, जो अपर सीनियरिटी जिसकी है उसको लोअर वाले की मिल जाएगी। लेकिन लोअर वाले को जो है दूसरी जगह जहाँ जा रहा है उसको बॉटम सीनियरिटी में जाना होगा। इसके बाद में बात करते हैं अपन स्पाउस ट्रांसफ़र की। तो देखो, स्पाउस ट्रांसफ़र जब होता है जब आपकी वाइफ जो है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान लो या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जैसे कि आपकी वाइफ जो है अजमेर डिवीज़न में जॉब करती है, और आप जो है आपकी वाइफ या हस्बैंड भी हो सकता है, अगर कोई लेडीज़ अगर गर्ल अगर ड्यूटी कर रही है रेलवे में, तो हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है स्पाउस में। तो यहाँ पे अब चेन्नई डिवीज़न में आप काम कर रहे हो, और चेन्नई से आप स्पाउस बेस पे जो है अजमेर डिवीज़न में आना चाहते हो, तो इसके लिए भी वही प्रक्रिया है। यहाँ पे 6 से 8 मंथ का जो है टाइम लगता है। इसके अंदर भी आपकी जो है कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि भाई इतने साल की सर्विस आपको करनी ही चाहिए। तो आप वहाँ पर जैसे ही आपको जो पोस्टिंग होती है स्टेशन पर, आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और विदिन 6 to 8 मंथ जो है यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र आपका चेन्नई डिवीज़न से अजमेर डिवीज़न, यानी आप जहाँ भी आना चाहो वहाँ हो जाएगा। और इस केस में भी दोस्तों आपको जो है बॉटम सीनियरिटी के अंदर ही आना होगा। यहाँ पे आपकी सीनियरिटी लॉस हो जाएगी, आपको एकदम बॉटम सीनियरिटी में आना होगा। तो ये तीनों को आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ऑन रिक्वेस्ट का,
म्यूचुअल ट्रांसफ़र का और स्पाउस ट्रांसफ़र का। और इसके लिए जो दोस्तों अगर आपको फिर से डिटेल से देखना है कि रेलवे में ट्रांसफ़र किस किस प्रकार से होता है और कैसे होता है, उसके लिए एक वीडियो बनी हुई है और मैं इनके बारे में इंडिविजुअली कंप्लीट वीडियो बना दूंगा जिसमें इनका फॉर्म वगैरह भी डालूंगा। और साथ ही जो है दोस्तों यहाँ पे सारी कुछ प्रक्रिया भी बता दूंगा आपको, इसमें क्या कुछ आपको करना होता है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अपन सभी को ट्रेनिंग साथ करवाएंगे या अलग करवाएंगे। ये भी कुछ बच्चों का जो है डाउट्स आ रखे थे कि ट्रेनिंग जो है साथ होगी या अलग अलग होगी। तो देखो यहाँ पे जो है मैंने पहले भी बताया था और बता रहा हूँ कि जो ट्रेनिंग की होगी आपकी वो आपकी JDRTA की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी और आपके जो है साथ में जो है आपके जोन से कितने लोग जो है कितनी वैकेंसी है। हो सकता है अगर मान लो आपकी JDRTA की कैपेसिटी कम है और वहाँ से सिलेक्टेड कैंडिडेट ज़्यादा है तो वो जो है आपको ग्रुप के अंदर आपकी ट्रेनिंग करवा देगी। यानी पहले आधे बच्चों को बुला लेंगे या तो जितने भी ग्रुप उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ABC 3 ग्रुप बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं या 2, या हो सकता है अगर उसकी कैपेसिटी ठीक ठाक है तो वो जो है सभी बंदों को यहाँ पे ट्रेनिंग साथ करवा दे। तो यहाँ पे अगर आपकी जो है अलग अलग अगर ग्रुप में करवाई जाएगी ट्रेनिंग तो वो जो कैटेगरी बनेगी आपकी वो आपकी SC ST OBC जनरल इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं बनेगी उनकी। यहाँ पे जो एक ग्रुप में वो बंदों को उठाएंगे जो मेरिट के अंदर टॉप है। जैसे कि यहाँ पे 500 बंदे हैं और टॉप 200 को यहाँ उठा लिया, उसके बाद टॉप 200 यहाँ उठा लिए और बचे 100 की यहाँ ट्रेनिंग करवा दी। तो इस प्रकार यहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। और अगर ग्रुप में ट्रेनिंग अलग अलग बैच में अगर ट्रेनिंग होती है आपकी तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रेनिंग होगी जो है मेरिट में ऊपर है और उसके बाद होगी जो उससे कम है। यहाँ पे OBC SC ST जनरल का कोई रोल नहीं है, उसके आधार पर आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी। बात करते हैं ट्रेनिंग में हेयर कट की। तो जैसे कि यहाँ काफ़ी लोगों को डाउट है कि जैसे कि आर्मी वगैरह में हेयर कट वगैरह वो फिक्स है भाई, आपको हेयर स्टाइल ऐसी रखनी है, तो क्या ट्रेनिंग में ऐसा ही होता है? तो दोस्तों ऐसा ट्रेनिंग में नहीं होता है। बस आपको जो है सिंपल सोबर यहाँ पे कटिंग रखनी है। बहुत ही वाइड अलग अजीब व गरीब तरीके से आपको जो है हेयर जैसे बड़े हुए बहुत ज़्यादा या बियर्ड आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है तो ऐसा अलाउ नहीं है। बाकी नॉर्मल जो है आप ये यहाँ पे आराम से अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़े से बड़े भी होंगे तो चलेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े यहाँ पे नहीं होने चाहिए। और साथ ही दोस्तों जो है ट्रेनिंग के बाद में जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद तो जो है आप कैसे भी रखो अपनी कटिंग, कितनी बियर्ड वगैरह बढ़ाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं ट्रेनिंग में जो है यूनिफॉर्म कौन सी रहेगी। तो देखो ट्रेनिंग में यूनिफॉर्म जो है जनरली वही यूनिफॉर्म रहती है जो कि अपने स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान रहती है। यानी आपकी अगर 15 मार्च से 15 अक्टूबर के बीच में अगर आपकी ट्रेनिंग है तो आपकी वाइट यूनिफॉर्म रहेगी क्लास के अंदर। और अगर आपकी जो है 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक ट्रेनिंग है तो आपके नेवी ब्लू कलर का कोट पैंट रहेगा विद टाई वगैरह सारा कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपकी ट्रेनिंग में यही ड्रेस रहने वाली है। फिर भी अगर अलग से कोई ड्रेस जैसे कि अलग अलग JDRTA है वो अपने ट्रेनिंग के अंदर अगर ड्रेस अपनी कुछ स्पेशल रखना चाहे, जैसा कि चेन्नई डिवीजन से भी आपका कॉल लेटर आया था उसमें साफ लिखा था आपके ट्रेनिंग की ड्रेस, तो वहाँ पे जो है मेल जो कैंडिडेट है उनकी ड्रेस वहाँ पे वाइट पैंट शर्ट बताई थी। और आपके क्लास के अलावा जो एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर शायद खाकी पैंट वगैरह और राउंड नेक T-शर्ट वगैरह कुछ बताया था उसमें। और गर्ल्स के लिए जो है वहाँ पे वाइट साड़ी ग्लोव्स या फिर वाइट सलवार सूट वहाँ पे बताए गए थे। तो हो सकता है अलग अलग ट्रेनिंग अपनी ऐसे ड्रेस में निकाल दे लेकिन जनरली जो है ऐसा ही होता है। और बाकी आपकी जो है क्लास के अलावा जो जैसे कि एक्टिविटीज़ होगी तो उसमें आपकी जो है लोअर T-शर्ट का जो है अलग से रहेगा, शूज़ वगैरह सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा जो भी आपकी ट्रेनिंग रहेगी। तो हमारे जैसे कि मेरी ट्रेनिंग जो है उदयपुर में हुई थी तो वहाँ हमारे को ट्रेनिंग में गर्मियों में हुई थी तो हमारे वाइट पैंट शर्ट तो क्लास के अंदर था। उसके बाद में जो है अदर एक्टिविटीज़ जैसे PT वगैरह होती है उसमें नेवी ब्लू कलर का जो है लोअर था और वाइट कलर की यहाँ पे T-शर्ट थी। तो ये है, इसमें कोई ज़्यादा वाली दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, ड्रेस आपकी ऐसे ही रहेगी। और अगर कोई JDRTA अगर चेंज करवाता तो अलग से इसका लेटर में मेंशन कर देगा कि ये ड्रेस होनी चाहिए। अब देखो अगला जो है डाउट्स में पूछा गया है कि यूनिफॉर्म हमें बनवानी होगी या रेलवे देगी। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म जो है आपको खुद को बनवानी होगी, रेलवे आपको कुछ नहीं देगी। यहाँ पे यूनिफॉर्म आपको खुद घर से बनवाने के लेके जानी पड़ेगी। ट्रेनिंग के अंदर आपको जो है वहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह ज़रूर मिलेगी, उसका भी आपको जो है पे वगैरह करना होगा। और टाई वगैरह भी आपकी ट्रेनिंग में मिल जाएगी तो उसका आपको जो है एक बुक मिलती है और कुछ रजिस्टर वगैरह मिलते हैं तो उसका आपको पे करना होता है। और आपको जो है हॉस्टल वगैरह सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। और मेस का जो है मेस का चार्ज आपको एडवांस में जमा कराना होता है 1 महीने का। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी और फिर से अपन डिटेल से एक वीडियो इस पर बना देंगे वहाँ क्या क्या मिलता है और क्या क्या आपको लेके जाना है। बाकी जो है यूनिफॉर्म आपको खुद से बनवानी है और
आपको खुद ही लेके जानी, रेलवे नहीं देगा। रेलवे आपकी जो है जुलाई के अंदर, आपके 1 जुलाई के अंदर आपको ड्रेस अलाउंस देता है 10,000 रुपये। वो इसीलिए देता है कि आप जो है खुद अपनी ड्रेस सिलवा लो। इसके बाद में बात करते हैं अपन एसएम का ग्रेड पे 5400 कब तक हो जाता है। तो देखो स्टेशन मास्टर का ग्रेड पे पहले लास्ट जो है 4600 तक हुआ करता था, 4600-4800 तक, जब आपके 2800 जीपी में स्टेशन मास्टर हुआ करता था। अब 4200 हो गया है, तो स्टेशन मास्टर का जो प्रमोशन है 5400 तक होने लग गया है। तो देखो ये जो है 4200 से 4600 तक तो जो है आपका एज पर रूल मिलता है, लेकिन उसके बाद में जो 4800 और 5400 जो मिलता है ये जो है एमएससी पे मिलता है। अगर एमएससी पे नहीं मिले, एज पर ऐसे रूल मिले, तो ये बी ग्रुप की पोस्ट है, आप यहाँ पे बी ग्रुप में होंगे। लेकिन ये जो एमएससी पे मिलता है यहाँ पे आपको जो है वेतन लाभ दिया जाता है, आपको जो है पोस्ट का लाभ नहीं दिया जाता है, यहाँ पे आपको जो है वेतन लाभ दिया जाता है। आप जो सी क्लास में ही रहोगे, यहाँ पे 5400 तक चले जाओगे, फिर भी आप जो है स्टेशन मास्टर जो रहोगे, एसएस वगैरह कुछ भी बन जाओगे, तो भी आप जो है सी क्लास के अंदर ही रहोगे, आप जो है बी ग्रुप में नहीं जाओगे। हाँ, एस्मा वगैरह कुछ अपने जो यूनियन वगैरह हैं वो इस बारे में काफ़ी संघर्ष कर रही है कि हो सके आपको जो है 4800 पे वेजिटेड पोस्ट यहाँ पे मिल जाए। बाकी अभी जो है 5400 तक भी आपको जो है ग्रुप सी में ही रहना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो 5400 है ये आपको लगभग आपको 25 से 30 साल के सर्विस के बाद मिलेगा। जैसे कि आपने 4200 में भर्ती हुए, इसके 8-10 साल बाद में आपको 4600 मिलेगा। इसके 10 साल बाद में, कंप्लीट 10 साल बाद में आपको जो है 4800 मिलेगा, और इसके 10 साल बाद में आपको 5400 मिलेगा। तो इस प्रकार जो है लगभग आपकी 30 ईयर की सर्विस के बाद में आपको ये मिलेगा। ये भी जब जब आप एक ही जगह आप सर्विस करते हो, ट्रांसफ़र वगैरह नहीं लेते हो। अगर ट्रांसफ़र लोगे 5 साल सर्विस करने के बाद में, तो फिर आपको वहाँ नई जगह आके 30 साल सर्विस करोगे, तब जाके आपको जो है 5400 मिलेगा। तो ये सारा कुछ जो होगा आपका ग्रेड पे के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं। कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर हमने जो है ओपन यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट कॉलेज से हमने आगे की पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन वगैरह, तो हमारी जो है वो टीसी कहाँ से मिलेगी। तो देखो आपने जो है प्राइवेट या ओपन से जब की है, तो वहाँ तो अपने टीसी जमा करवाई ही नहीं है, तो वो लोग जो है अपने को टीसी क्यों देंगे। तो टीसी अपने को जो है अपन इससे पहले, जैसे कि आपने 12th किया हो या बीएससी किया हो या कोई भी रेगुलर कॉलेज से या रेगुलर स्कूल से किया है, तो वहाँ से आपको जो है टीसी मिलेगी। तो इसके बारे में आप जो है वहाँ से जाके पूछिए उनसे, या वहाँ से आपको टीसी मिल जाएगी। बाकी इस यूनिवर्सिटी से आपको जो है टीसी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अपने जमाई कराई नहीं थी। इसके बाद में बात करते हैं ट्रेनिंग में एग्ज़ाम जो लगता है उससे किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है आपको ट्रेनिंग में जो एग्ज़ाम लगेगा, वहाँ पे आपको जो है ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और आपके सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आएंगे। तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसका पेपर आपको जो है आधे घंटे में, यानी 30 मिनट में कंप्लीट करके वापस जमा कराना होगा। और देन उसके बाद में जो है आपको फिर सब्जेक्टिव जो है कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो उनका भी जो आपको वहाँ पे लिखित में उत्तर देना होगा। तो ये सारा कुछ दोनों टाइप के यहाँ पे आपको क्वेश्चन रहेंगे, तो डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आपके आता नहीं है। और बाकी जो है आपको पढ़ना तो पड़ेगा ट्रेनिंग में भी थोड़ा, ऐसा नहीं है कि आप एकदम मस्ती मारो, तो आपको ट्रेनिंग में इतना बहुत ज़्यादा इशू वाली बात नहीं रहेगी। इसके बाद में बात करते हैं अपन प्रेफरेंस में, सीनियर सीसीटीसी है, कट ऑफ दोनों की क्लियर है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड भी है, तो हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो देखो ये भी एक बहुत ही जेन्युइन सा वो है डाउट। तो यहाँ पे जैसे कि आपको जो है गुड्स गार्ड और आपकी सीनियर सीसीटीसी है लेवल 5 के अंदर, तो अब जो है आपने गुड्स गार्ड की और दोनों कट ऑफ पास कर ली, और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड भी है, जबकि आपने प्रेफरेंस जो है सीनियर सीसीटीसी डाल रखा है, तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो दोस्तों आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपने जो प्रेफरेंस डाल रखी है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पोस्ट मिलेगी। भले आपने जो है गुड्स गार्ड की कट ऑफ पास कर ली है, A2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी है, लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस जो है सीनियर सीसीटीसी डाल रखी है, तो आपको जो है सीनियर सीसीटीसी ही मिलेगी, यदि आपकी जो है टाइपिंग वगैरह भी क्वालिफाई हो। तो अगर वहाँ पे टाइपिंग वगैरह में फेल हो तो आपको जो है गुड्स गार्ड मिल जाएगी, नहीं तो आपको जो है यहाँ पे सीनियर सीसीटीसी मिल जाएगी। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आपको जो है ज़बरदस्ती गुड्स गार्ड की पोस्ट नहीं देंगे, आपको जो आपकी जो पोस्ट मिलेगी वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। तो यहाँ पे जो है सारा कुछ सही रहा, तो आपको जो है सीनियर सीसीटीसी ही मिलेगा, गुड्स गार्ड नहीं मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं एनओसी सर्टिफिकेट डीवी के टाइम जमा करवा दिए थे ओरिजिनल, अब क्या करें। तो जैसे कि कई लोगों ने एनओसी जमा कर दी, दोबारा से एनओसी मिलने से रही, और सर्टिफिकेट वगैरह भी उन्होंने जमा करा दिए, जैसे कि ओबीसी एससी एसटी सबका। तो यहाँ पे मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि सर्टिफिकेट वगैरह तो जो है अगर दोबारा बना सकते हो तो देख लो, बाकी एनओसी तो आपकी दोबारा वैसे बनेगी नहीं। तो यहाँ पे जो है आप एक एफिडेविट भी लगा सकते हो दोबारा जब ज्वाइनिंग करने जाओ, या उसमें लिख देना कि जो है हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है डीवी के टाइम हमने जमा करा दिए थे,
और उसकी अगर कॉपी वगैरह है तो साथ में वो भी लगा देना। इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे किसी को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से रेलवे किसी को भी बाहर नहीं करेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है तो आपको जो है टाइम दिया जाएगा, और आपको जो है विद इन टाइम जो भी आपको दिया जाए वहाँ उस टाइम में आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा देने हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसके बाद बात करते हैं ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कब कर सकते हैं। तो जैसा कि अपन ने ऊपर अभी बात ही की थी, ट्रांसफ़र के लिए जब आपकी पोस्टिंग हो जाए तो आप जो है पोस्टिंग वाले दिन ही जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप स्पाउस बेस के लिए और म्यूचुअल के लिए, इन दोनों के लिए। बाकी ऑन रिक्वेस्ट के लिए मैंने आपको बताया, अगर आप दूसरे रेलवे में हो, दूसरे जोन में हो, तो आपको आने में 5 या 10 साल बाद प्रायोरिटी लगेगी। और आप एक ही जोन में हो, जैसे कि अजमेर जोन में हो और बीकानेर से आप अजमेर जाना चाह रहे हो, अजमेर डिवीज़न में, तो आपको जो है इसमें टाइम बाउंड नहीं है। इसके लिए आप कभी भी आवेदन कर सकते हो ट्रेनिंग के बाद में, जब आपकी जो है पोस्टिंग किसी स्टेशन पे अलॉट हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको जो है अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप जो है ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।